हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे स्टडी चैनल बंदा स्टडी पॉइंट में। आज की इस लेक्चर में स्टूडेंट हम उत्तराखंड हिस्ट्री का जो एक सेक्शन मेरे वहाँ आपको कराया जा रहा है, यूकेपीएससी के जितने भी एग्जामिनेशन हमारे होने वाले हैं, पटवारी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, सहायक लेखाकार, आगे भी जितने भी एग्जामिनेशन है सभी के 23 भर्ती परीक्षाओं के कैलेंडर जो है यूकेपीएससी ने जारी कर दिए हैं। मैंने डाला था एक वीडियो उसमें। और देखिए आगे जितने भी ग्रुप बी की पोस्ट हैं जो पीसीएस लेवल के हैं, वो जो नए एग्जामिनेशन आएंगे हमारे, तो वो उन सभी के लिए हमारा एक एज ऑफ हमारा जो प्री का एग्जामिनेशन एक यूकेपीएससी कराता है, सभी के लिए उत्तराखंड वाला जो सेक्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उत्तराखंड की हिस्ट्री और उत्तराखंड का करंट अफेयर यहाँ चल रहा है। एंड देखिए आपको सारी ही क्लासेस फ्री में दी जा रहे हैं। और उत्तराखंड की हिस्ट्री में बात करें तो एक लेक्चर 1 हो गया है जिसमें प्रागैतिहासिक काल के विषय में चर्चा हुई थी। लेक्चर 2 भी कंप्लीट करा दिया गया है जो आगे ऐतिहासिक काल से था। लेक्चर 3 में हमने ऐतिहासिक काल में के विषय में चर्चा करी है और उसमें सबसे पहले जो उत्तराखंड में राज करने वाला हमारा एक राजनीतिक वंश होता है, जो एक राजनीति का एक पहला वंश माना जाता है, तो वो हमारा कुड़िंद वंश होता है। ठीक है, कुड़िंद डायनेस्टी पे भी एक लेक्चर बना दिया गया है और जितनी भी चीज़ें थी, जो भी फैक्ट्स थे कुड़िंद राजवंश से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं उस लेक्चर में करा दिए गए हैं। तो ये 3 लेक्चर्स आपके हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड से हो गए हैं। मैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी। और आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे उत्तराखंड की हिस्ट्री का। लेक्चर 4 है हमारा और इसमें हम जानेंगे कार्तिकेयपुर राजवंश के विषय में सभी कुछ जो हो सकता है आपके एग्जामिनेशन से इम्पोर्टेंट जितने भी यूकेपीएससी यहाँ पे कराने वाला है। तो देखिए जो हमारा कार्तिकेयपुर राजवंश है, ठीक है, कार्तिकेयपुर राजवंश हमारा कुड़िंद हमने पहले पढ़ा था, तो वो पहला एक राजनीतिक वंश माना जाता है। कार्तिकेयपुर राजवंश हमारा उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। तो कभी पूछ लिया जाता है कि उत्तराखंड का हमारा पहला ऐतिहासिक वंश कौन सा है, तो यही कार्तिकेयपुर राजवंश है। इसे कत्यूरी वंश भी हमारा कहा जाता है क्योंकि इनकी राजधानी होती है हमारी कत्यूरी में, ये स्थापित करते हैं। दूसरी पहली तो जोशीमठ में होती है, तो इसी वजह से जो ये कत्यूरी घाटी में ये लोग निवास करते हैं, तो वहाँ पे इसीलिए इस वंश का जो नाम है कत्यूरी भी कहा जाता है। और कार्तिकेयपुर राजवंश तो 700 ईस्वी में, ठीक है, इस जो राजवंश की एक स्थापना होती है वो होती है हमारी कब, 700 ईस्वी में, जब हम जानते हैं कि इससे पहले में हमारा एक हर्षवर्धन होता है, ठीक है, हिस्ट्री में। तो हर्षवर्धन का जब शासन हमारा खत्म हो रहा होता है तो उसके बाद हमारा क्या होता है, इस वंश की स्थापना होती है कार्तिकेयपुर राजवंश की 700 ईस्वी में। तो ये क्या है हमारी इसकी स्थापना। कब तक शासन करते हैं ये हमारा, तो 700 ईस्वी से ये शासन करते हैं हमारा 1030 ईस्वी तक, ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड रहता है। 700 ईस्वी में क्या होती है, इसकी स्थापना होती है, 1030 तक ये हमारा शासन करते हैं। देखिए जो कार्तिकेयपुर जो एक राजवंश है, इसमें ये कार्तिकेयपुर जो राजवंश है ये इसके 3 परिवार शासन करते हैं, ठीक है। तो कार्तिकेयपुर राजवंश जो यहाँ पे हमारा एक शासन करता है उत्तराखंड में, इसके 3 परिवार करते हैं, ठीक है, 3 परिवार करते हैं। जो इसका सबसे पहला शासक होता है बसंत देव, तो इसी के द्वारा इस वंश की पहला परिवार होता है इसका, इस वंश की शुरुआत होती है बसंत देव राजवंश की। फिर दूसरा जो हमारा इसका परिवार होता है वो होता है निम्बर वंश, और तीसरा होता है हमारा जो इसका परिवार होता है वो होता है सलोड़ा द्वितीय वंश। सलोड़ा द्वितीय वंश, ठीक है। तो हमारा जो कार्तिकेयपुर राजवंश होते हैं इसमें हमारे 3 परिवार शासन करते हैं। हमारा पहला बसंत देव का परिवार शासन करता है, फिर उसके बाद हमारा निम्बर वंश का परिवार शासन करता है, देन उसके बाद एक लास्ट में हमारा शासन करता है, वो करता है हमारा किसका, सलोड़ा द्वितीय वंश का। सलोड़ा द्वितीय वंश इसका तीसरा परिवार होता है। तो ये जो 3 वंश हैं हमारे, ये कोई अलग अलग ना होके हिस्ट्री में हमारे सभी किसके अंदर आते हैं, कार्तिकेयपुर राजवंश के अंदर आते हैं। 3 ये अपने अपने परिवार इसी राजवंश के जो राजा होते हैं वो अपने परिवार ये
उन्हीं के परिवार होते हैं, ठीक है। पहले बसंत देव इसका संस्थापक माना जाता है, कार्तिकेयपुर राजवंश का पहला राजा होता है बसंत देव। तो पहला परिवार हमारा यहाँ से शुरू होता है, फिर दूसरा परिवार आता है हमारा जब निम्बर वंश की स्थापना होती है, और तीसरा परिवार आता है हमारा कब, जब सलोड़ादित्य वंश की स्थापना होती है। तीनों ही हमारे जो वंश हैं वो अलग अलग नहीं है, ये हमारे कार्तिकेयपुर राजवंश के ही एक परिवार है, ठीक है। इनका एक क्रम है, एक सीरीज है इनकी। तो देखिए सबसे पहला राजा, कई बार पूछा जाता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश का हमारा पहला राजा कौन है। तो इसका जो पहला राजा है जिसका नाम हमें मिलता है प्रमाणों से, विलेखों से, वो है हमारा कौन, बसंत देव। और हमारा जो कार्तिकेयपुर राजवंश है इसे हमारा क्या कहा जाता है, उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक राजवंश। हमारा पहला ऐतिहासिक ये क्या होता है, राजवंश होता है। पहला राजा इसका कौन होता है, हमारा बसंत देव होता है। तो देखिए जब ये हमारे राज करते हैं, ठीक है, 700 ईस्वी में जब इनकी इस वंश की स्थापना होती है, तो शुरुआत में जो इसकी राजधानी होती है, ठीक है, शुरुआत में इसकी राजधानी होती है हमारी जोशीमठ। तो जोशीमठ में इनकी राजधानी होती है, और जोशीमठ हमारा चमोली में कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर क्या होती है, इनकी राजधानी होती है। बाद में ये अपनी राजधानी शिफ्ट करते हैं, और जब राजधानी हमारी शिफ्ट होती है, स्थानांतरित होती है, तो वो हो जाती है हमारी कहाँ, बैजनाथ में। और बैजनाथ हमारा कहाँ है, बैजनाथ एक जगह में स्टेबलाइज हो जाती है पहली राजधानी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ही ये आ जाते हैं कि कार्तिकेयपुर जो राजवंश था इसकी राजधानी कौन सी थी, या राजधानी क्या थी। आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। तो इसकी राजधानी भी है, ठीक है, एक नहीं है, 2 है। पहली राजधानी क्या है हमारी, क्वेश्चंस को कभी भी आपसे यूकेपीएससी पूछता है तो आप उसको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही वहाँ पे घुमा दी जाती है आधी चीजें। तो पहली जो राजधानी होती है इसकी, वो होती है हमारी जोशीमठ। जोशीमठ कहाँ है, हमारी चमोली में, और चमोली के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर, ठीक है। ये इनकी पहली राजधानी होती है। फिर जो इनकी दूसरी राजधानी होती है कि ये राजधानी क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं अपनी, जोशीमठ चमोली से ले जाते हैं कहाँ, बैजनाथ में। तो राजधानी तब चेंज हो जाती है, और राजधानी हमारी जाती है कहाँ, बैजनाथ। बैजनाथ कहाँ पड़ता है हमारा, बागेश्वर में, ठीक है। तो बैजनाथ बागेश्वर में इसकी क्या होती है, दूसरी राजधानी हमारी शिफ्ट हो जाती है। अब देखिए और इसके विषय में क्या है, जो स्टार्टिंग में हम उन चीज़ों को मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ जो जिनसे ज़्यादातर हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। तो ये जो राजवंश है इसकी जो एक भाषा है, कार्तिकेयपुर राजवंश की भाषा, हर कोई राजवंश होता है उसकी अपनी एक भाषा होती है। कार्तिकेयपुर जो राजवंश है इसकी भाषा हमारी होती है संस्कृत, प्राकृत नहीं संस्कृत। तो संस्कृत हमारी जो होती है इसकी भाषा होती है, और जो इसकी एक लोक भाषा होती है वो होती है हमारी क्या, पाली। तो इस राजवंश की हमने भाषा देख लिया, भाषा हमारी क्या है, संस्कृत है, और जो इसकी लोक भाषा है वो क्या है हमारी, पाली है, ठीक है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। भाषा संस्कृत और लोक भाषा हमारी क्या है, पाली है, कार्तिकेयपुर राजवंश की। अब देखिए और क्या क्वेश्चन बनते हैं इसमें कि हमारे एक तो अभिलेख, जो भी राजवंश है जो यहाँ शासन कर रहे हैं सबकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, अभिलेखों से प्राप्त है। तो अभिलेख हैं यहाँ पे कई तरीके के, बागेश्वर अभिलेख मिलते हैं इनके, तालेश्वर अभिलेख मिलते हैं इनके, पांडुकेश्वर अभिलेख मिलते हैं इनमें। इन अभिलेखों में क्या है, यहाँ की कार्तिकेयपुर जो राजवंश है इसमें किन किन राजाओं ने शासन किया है उनका वर्णन है। तो इन अभिलेखों से हमें पता चलता है कि जो ये राजवंश है यहाँ पे 14 जो राजा हैं उन्होंने शासन किया है। 14 राजा हैं, और परिवार हमारे कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से, स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, हमारा बसंत देव का एक पहला परिवार शुरू हो जाता है जब हमारे राजा बसंत देव के द्वारा इस वंश की इसी के द्वारा क्या होता है, शुरुआत हो जाती है इस वंश से, ठीक है। फिर दूसरा परिवार आता है हमारा निम्बर वंश का,
निम्बर के द्वारा स्थापना होती है। तीसरा आता है हमारा परिवार सलोड़ादित्य का। सलोड़ादित्य के पुत्र जो होता है इष्टदेव, उसके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, तीसरे वंश की, किसकी? सलोड़ादित्य वंश की। तो इन तीनों परिवार के 14 राजाओं ने इस वंश में शासन किया होता है। कहाँ शासन किया होता है? उत्तराखंड में। पहली राजधानी जोशीमठ चमोली, दूसरी राजधानी बैजनाथ बागेश्वर। तो 2 राजधानी है। कभी भी यूकेपीएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पी से रिलेटेड, आपको बहुत अच्छे से पहले क्वेश्चन पढ़ना है फिर करना है। कभी ऐसा होता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी क्या थी, तो दोनों में से आपको जो 2 राजधानी है, अगर सिंपली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी क्या थी, तो आपको दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में मिलेगा। अगर दोनों ही राजधानी ऑप्शन में आ जाएंगी तो फिर वो हमारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी भाषा हमारी संस्कृत, लोक भाषा हमारी क्या थी? पाली थी। इनके जो इष्ट देवता थे, ठीक है, कार्तिकेयपुर राजवंश के जो इष्ट देवता थे, माना जाता है कि जो कार्तिकेयपुर राजवंश के जो राजा हुआ करते थे वो शैव मतावलंबी थे। ठीक है, मतलब शैव धर्म को मानते थे, शिव जी की उपासना करते थे, ऐसा मानते हैं इतिहासकारों के मुताबिक कि जो इस राजवंश के जो राजा थे, ठीक है, राजा क्या थे हमारे? शैव मतावलंबी। ठीक है, मतलब शैव धर्म को मानने वाले थे। और इष्ट देवता कौन है इनके? कार्तिकेय हैं। इष्ट देवता है इनके कार्तिकेय। और यही जो कार्तिकेय है, क्योंकि ये जो हमारा राजवंश है, ठीक है, एक पहला ऐतिहासिक राजवंश होता है। इस राजवंश के राजाओं के द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं कुमाऊं की जनता के लिए, वहाँ पे बहुत ही लोकोपरि कार्य किए जाते हैं, जनता की भलाई के लिए कार्य किए जाते हैं, अच्छे अच्छे जनता के कल्याण के लिए कार्य किए जाते हैं, धार्मिक कार्य किए जाते हैं, मंदिरों का निर्माण किया जाता है, मंदिरों के निर्माण में सहयोग किया जाता है, मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि का दान किया जाता है। जैसे हमारा जो राजा होता है ये बसंत देव, तो इसके द्वारा भी एक भूमि का दान किया जाता है। तो कई लोकोपरि कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं। इसीलिए ये जो इनकी जो देवता होते हैं कार्तिकेय, इनके इष्ट देवता होते हैं। तो इसीलिए जो वहाँ की जनता होती है उनके भी लोक देवता कौन बन जाते हैं? हमारे कार्तिकेय बन जाते हैं, क्योंकि वो ये जो राजा होते हैं बहुत जनता के हित के कार्य करते हैं, जनता का इनसे जुड़ाव एक हो जाता है। इसीलिए जो इनके इष्ट देवता होते हैं वही यहाँ के जो इस राजवंश की जो एक जनता होती है उनके भी हमारे लोक देवता क्या होते हैं? यही होते हैं। लोगों के जो हमारे लोक देवता होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं? यही कार्तिकेय होते हैं। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। शिव जी को मानते थे, लेकिन इष्ट देवता कौन थे? हमारे कार्तिकेय थे। तो यहाँ के लोगों के भी कार्तिकेय हो गए थे। ठीक है, अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे इसमें आगे जो राजा थे, एक राजाओं का क्रम से देखेंगे हम। ठीक है, पहले परिवार के राजा, दूसरे परिवार के राजा, तीसरे परिवार के राजा। और बहुत महत्वपूर्ण है ये राजवंश हमारा, क्योंकि पहला ऐतिहासिक राजवंश है। और साथ ही साथ जो ये ऐतिहासिक राजवंश है, इसी के समय पे हमारे जो आदि गुरु शंकराचार्य जी होते हैं, ठीक है, उनका भी एक आगमन होता है उत्तराखंड में इसी राजवंश के समय पे। फिर 820 ईस्वी में वो अपने शरीर का त्याग करते हैं केदारनाथ में, तो उनका एक आगमन जो उत्तराखंड की धरती पर होता है। ठीक है, उस समय हम देखते हैं कि जब बौद्ध धर्म अपने एक चरम सीमा पे था, हर जगह सारे ही राजा लोग बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। ठीक है, आपने देखा होगा मौर्य वंश के हो गए, चाहे उससे पहले के जो हैं गुप्त वंश के हैं, या उससे भी पहले के हम देखते हैं मौर्य वंश से भी पहले के, तो वहाँ पे बौद्ध धर्म का एक प्रचार प्रसार काफ़ी ज़्यादा फैलने लग गया था पूरे संसार में, और सभी राजा भी बौद्ध धर्म के अनुयायी होने लग गए थे। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे शंकराचार्य जी हैं, ठीक है, आदिगुरु शंकराचार्य जी हैं, इनका बहुत एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है हमारा हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना में। तो हिंदू धर्म जहाँ एक तरफ हमारा माना जाता है कि उस समय बौद्ध धर्म से अलग होता है, कि अलग थोड़ा सा हमारा एक वो जो शैव धर्म होता है, जो जितनी चीज़ें होती हैं जो हिंदू धर्म के लोग मानते हैं, वो कहीं पे हमारा विलुप्त जैसा होने लग जाता है। तो उसकी एक पुनर्स्थापना करी जाती है हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा, और उन्हीं का आगमन होता है इसी राजवंश के समय में। ठीक है, तो उनके द्वारा 4 मठों की स्थापना करी जाती है हमारी। आगे भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, इतनी चीज़ें हमने डिस्कस करी। अब जो हमारा ये पहला राजा होता है, ठीक है, पहला राजा हमारा बसंत देव। बसंत देव के बाद इसके बाद आता है हमारा कौन? खरपर देव आता है।
तो जो बसंत देव है हमारा, ठीक है, पहला परिवार का बसंत देव, इसके बाद हमारा कौन सा राजा आता है? खरपर देव आता है। खरपर देव वैसे माना जाता है कि तीसरे नंबर का राजा है। तो जो भी अभिलेख हमें प्राप्त हुआ उसमें हमारे जो दूसरे, इनके बाद जो बसंत देव के बाद जो दूसरा राजा है उसका कहीं उल्लेख नहीं है। तो इसीलिए जो इसके बाद का तीसरा राजा है खरपर देव, इसका हमारा उल्लेख है और वही हम आगे इसमें पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो इतिहास है किसी ने देखा नहीं है, इतिहासकारों का मत है। और जितने भी हमें अभिलेख मिले हैं उसी से हम क्या करते हैं, एक ज्यूम करते हैं कि हमारा ये इतिहास में कालक्रम रहा है, इतने राजाओं ने शासन किया है, ऐसी ऐसी चीजें उस समय हमारी हुआ करती थी। तो बसंत देव है। बसंत देव के बाद हमारा आता है क्या? खरपर देव। और खरपर देव जो वंश है, इसके बाद हमारा इसका जो राजा होता है वो होता है कल्याण राज देव। कल्याण राज के बाद इसका पुत्र आता है, कल्याण राजदेव के बाद जो इसका पुत्र होता है वो होता है त्रिभुवन राजदेव। त्रिभुवन राजदेव, ठीक है। तो ये पहला परिवार है जिसके क्रम से हमें जानकारी मिलती है कि इनके बाद इनके पुत्रों ने राज्य किया है यहाँ पे। तो ये पहला परिवार हमारा जो बसंत देव का होता है, इसके बाद इनका हमारा क्रम देखने को मिलता है। कहाँ तक मिलता है? त्रिभुवन राजदेव तक मिलता है, ठीक है। ये हमारा क्या है? पहला परिवार है कार्तिकेयपुर राजवंश का। फिर इस हमारे जो ये बसंत देव का परिवार होता है, इसका क्या होता है? अंत हो जाता है। यहाँ से खरपर देव के द्वारा खरपर देव वंश की स्थापना की जाती है, खरपर देव के द्वारा। और इस वंश की जो इस वंश का जो एक अंत होता है, मतलब जो ये पहला परिवार है, इस पहला परिवार का जो एक अंत होता है उसकी जानकारी हमें मिलती है कहाँ से? नालंदा के अभिलेख से। जो हमारा त्रिभुवन राजदेव होता है, इसके टाइम पे हमारा जो एक बंगाल का पाल शासक होता है, धर्मपाल, बंगाल के शासक धर्मपाल द्वारा क्या किया जाता है? आक्रमण किया जाता है इस यहाँ पर। और उसके बाद क्या होता है? इस वंश का हमारा जो पहला परिवार का वंश होता है वो उसका अंत हो जाता है। ऐसी जानकारी हमें नालंदा के अभिलेख से मिली है। और दूसरी चीज, उसके बाद इस यहाँ पे निम्बर वंश की स्थापना होती है। निम्बर वंश इसी कार्तिकेयपुर राजवंश की सेकंड फैमिली, ठीक है। तो इतनी चीजें आई थिंक आपको क्लियर होती हुई चल रही होंगी। बहुत इजीली हम स्टेप बाय स्टेप इसके क्रम को, जो हिस्ट्री का एक पीरियड है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके बाद क्या हो रहा है? जो हमारा त्रिभुवन राजदेव है, इसका क्या हो रहा है? यहाँ पे अंत हो रहा है। और अंत की जानकारी किसके द्वारा अंत हो रहा है? जो बंगाल का हमारा एक शासक है, बंगाल का जो राजा होता है धर्मपाल, इसके द्वारा यहाँ पे आक्रमण किया जाता है, धर्मपाल द्वारा आक्रमण किया जाता है। और ये जो जानकारी है कि धर्मपाल ने आक्रमण किया और पहला जो इसका वंश था, पहला परिवार था, वो खत्म हुआ, वो हमें कहां से मिली? नालंदा के अभिलेख से मिली। तो पहले परिवार के विषय में ये सारी जानकारी इंपॉर्टेंट है हमारी, ठीक है। उल्लेख हमारा किस में है? नालंदा के अभिलेख में है। तो इतनी चीजें हो गई। अब हम डिस्कस करेंगे अपना इसका दूसरा परिवार। और दूसरा परिवार कौन सा होता है हमारा? निम्बर वंश, ठीक है। इसमें दूसरा परिवार हमारा निम्बर वंश, स्थापना किसके द्वारा? निम्बर के द्वारा। स्थापना किसके द्वारा हो रही है? निम्बर के द्वारा की जा रही है। अब देखिए, जो निम्बर है हमारा, ठीक है, निम्बर के द्वारा निम्बर वंश की स्थापना की जाती है। और जो ये निम्बर होता है हमारा, ये कैसा होता है? शैव मतावलंबी होता है, शैव धर्म को मानने वाला होता है। इसके द्वारा क्या किया जाता है? जागेश्वर विमानों के, जागेश्वर में क्या किया जाता है? विमानों का यहाँ पे निर्माण किया जाता है। तो इसके द्वारा निर्माण किया जाता है हमारा किसका? कई बार क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश के किस राजा के द्वारा विमानों का निर्माण किया गया। अब आप देखिए कितने पहले ऐतिहासिक राजवंश की हम बात कर रहे हैं, तो उस समय देखिए इनके द्वारा भी एक साइंस के क्षेत्र में जो एक तरक्की होती है कि विमानों का निर्माण किया जाता है। और किसके द्वारा किया जा रहा है? हमारा जो राजा हमारा निम्बर है उसके द्वारा, ठीक है। कहाँ किया जाता है? जागेश्वर में। फिर इसके बाद हमारा कौन आता है? इसके बाद हमारा निम्बर के बाद इसका पुत्र आता है इष्टगढ़। तो इसका जो पुत्र होता है इष्टगढ़ होता है, ठीक है।
इष्टगढ़ के लिए ये चीज कही जाती है कि जो हमारा इष्टगढ़ है निम्बर का पुत्र, उसके द्वारा उत्तराखंड को की समस्त जनता को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया जाता है। किसके द्वारा? इष्टगढ़ के द्वारा। एकता का प्रतीक इसे कहा जाता है। तो इसने क्या किया? समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का क्या किया? प्रयास किया। इसके बाद हमारा इष्टगढ़ के बाद हमारा आता है ललित सूरदेव। ठीक है, तो इष्टगढ़ के बाद हमारा जो राजा आता है ललित सूरदेव आता है, और ये बहुत ही एक महान शासक कहलाया जाता है इस निम्बर वंश का। और इसकी जो एक इसके बारे में इसे दर्जा दिया गया है एक वराह अवतार के समान, और ये दिया है हमारे काली कलंक पंख में। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद हमारा कौन आता है? इष्टगढ़ के बाद हमारा आता है ललित सूरदेव। ये इस वंश का महान एक शासक होता है, और इसे क्या दर्जा दिया गया है? इसे हमारा यहाँ काली कलंक पंख में यहाँ वराह अवतार के समान बताया गया है। ठीक है, इसे क्या दिया गया है? दर्जा दिया गया है वराह अवतार के समान। तो ये ललित सूरदेव होता है। फिर इसके बाद जो हमारा ललित सूरदेव के बाद राजा आता है वो आता है हमारा भूदेव। और भूदेव क्या होता है? इस वंश का हमारा अंतिम राजा होता है। निम्बर वंश का ये अंतिम राजा होता है। तो भूदेव होता है हमारा निम्बर वंश का अंतिम राजा। इसके बाद क्या होती है? ये निम्बर वंश की समाप्ति हो जाती है। निम्बर वंश का ये अंतिम राजा होता है। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये जो राजवंश के राजा हैं, इनके द्वारा कई लोकोपयोगी कार्य किए जाते हैं, मंदिरों को भूमि दान की जाती है। बसंत देव क्या करता है? हमारा बसंत देव जो पहला राजा होता है, इसके द्वारा स्वर्णेश्वर भूमि का एक दान किया जाता है मंदिर के लिए। और यहाँ पे ये जो भूदेव राजा होता है, जो हमारा निम्बर वंश का अंतिम राजा होता है, इसके द्वारा बैजनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग किया जाता है। तो बैजनाथ मंदिर के निर्माण में हमारा सहयोग करता है हमारा ये राजा। ठीक है, हमारा दूसरा परिवार भी पूरा हो गया। अब हमारा तीसरा परिवार आता है कार्तिकेयपुर राजवंश का। जो यहाँ पे इसका तीसरा परिवार कार्तिकेयपुर राजवंश का आता है, उसका नाम होता है हमारा उस वंश का सलोड़ादित्य वंश। ठीक है, ये इस वंश का नाम है। आप देख रहे होंगे सभी जो राजा हैं उन्हीं के नाम पे हमारे उस वंश की स्थापना हो रही है। लेकिन जो सलोड़ादित्य वंश होता है, इसकी स्थापना जो होती है इसका बेटा करता है। तो इसका राजा ये नहीं है। इसका जो स्थापना होती है हमारी सलोड़ादित्य वंश की, ये हमारा होता है इसका पुत्र, और वो होता है इच्छर देव। तो इच्छर देव के द्वारा क्या की जाती है? इसका ये होता है पुत्र। इस वंश की हमारी स्थापना की जाती है, और ये इसका हमारा तीसरा परिवार कहलाता है। इसके इष्ट देव के बाद हमारे 3 राजाओं का उल्लेख यहाँ पे मिलता है यहाँ के अभिलेखों से, जिसमें हमारे जो 3 राजा होते हैं उसमें हमारा देशदेव, परमदेव, इसके बाद के राजा हमारे। ठीक है, और हमारा सुभिक्ष राजदेव। तो ये 3 राजा होते हैं। इच्छर देव के बाद हमारा देशदेव, फिर उसके बाद हमारा परमदेव, और उसके बाद हमारा कौन सा? सुभिक्ष राजदेव। ये 3 राजा हमारे होते हैं सलोड़ादित्य वंश के 4 राजा। और ये जो होता है सुभिक्ष राजदेव, ये इसका हमारा अंतिम राजा होता है। तो तीसरा परिवार सलोड़ादित्य वंश का, और इसका जो अंतिम राजा होता है हमारा सुभिक्ष राजदेव वंश होता है। और यहीं से हमारे इसके बाद क्या होता है? इस राजवंश का हमारा एक अंत हो जाता है। तो
हमारा इसके बाद क्या होता है, इस राजवंश के हमारी इस राजवंश का हमारा अंत हो जाता है। और इनके अंत में इनका एक ऐसा लोकों पर ये जो कार्य करते हैं, तो ऐसा मान्यता है कि जब कार्तिकेयपुर राजवंश का अंत होता है तो यहाँ की जनता के द्वारा, कुमाऊं के लोगों के द्वारा ये माना जाता है कि यहाँ पे सूर्यास्त हो गया और सूर्योदय अब नहीं होगा। तो सूर्यास्त हो गया, सूर्य चला गया करके ऐसी जब इस राजवंश का अंत होता है वो हमारा माना जाता है। तो 700 ईस्वी से ये हमारा 1030 तक हमारा कार्तिकेयपुर राजवंश यहाँ पे राज करता है। पहला राजा जो होता है हमारा बसंत देव होता है यहाँ का, ठीक है। और ये यशोवर्मन की क्या होता है, जो कन्नौज का राजा होता है उस समय यशोवर्मन उसका समकालीन होता है। परम भट्टारक राजाधिराज की ये क्या करता है, उपाधि एक धारण करता है। हो सकता है कभी एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन आ जाए कि ये जो हमारा राजा है वो हमारी कौन सी उपाधि धारण करता है। तो परम भट्टारक राजाधिराज, परम भट्टारक राजाधिराज की ये क्या करता है, हमारा उपाधि धारण करता है। परम भट्टारक राजाधिराज परमेश्वर, इसकी ये क्या करता है, ये एक उपाधि लेता है। समकालीन होता है ये किसके, यशोवर्मन के, ठीक है। यशोवर्मन की क्या होता है उस समय समकालीन होता है। और इस वंश का जो एक ये राजा होता है त्रिभुवन राजदेव, ठीक है, ये भी इसकी क्या करता है, यही उपाधि धारण करता है, परम भट्टारक राजाधिराज परमेश्वर। बसंत देव क्या करता है, स्वर्णेश्वर नाम की एक भूमि का क्या करता है, दान करता है मंदिर के लिए, ठीक है, मंदिर के निर्माण के लिए। और फिर हमारे कार्तिकेय जो राजवंश होता है इसकी भाषा संस्कृत होती है, लोक भाषा पाली होती है, इष्ट देवता इसके कार्तिकेय होते हैं। 3 परिवारों ने यहाँ शासन किया होता है। पहला परिवार हमारा बसंत देव का, दूसरा परिवार हमारा निम्बर वंश की स्थापना होती है, तीसरा परिवार हमारा सलोड़ादित्य वंश का, ठीक है। तीनों सभी के विषय में हमने चर्चा करी। और एक चीज़ और कि हमारे जो इनका एक यहाँ पे जो इनका एक क्षेत्र फैला था, तो क्षेत्र कहाँ फैला था वो भी उसकी भी हमें जानकारी मिलती है कि इनका क्षेत्र कहाँ फैला था। तो माना जाता है कि पश्चिम में इनका जो क्षेत्र था हमारा, ठीक है, पश्चिम में इनका क्षेत्र जो था हमारा, ये था हमारा सतलज नदी तक। और उत्तर में इनका जो क्षेत्र था, उत्तर में जो इनका क्षेत्र माना जाता है, ये माना जाता है हमारा तिब्बत कैलाश तक था। ये जो है ये सारे इतिहासकारों के ही हमारे क्या है, इतिहासकारों के हमारे मत हैं। पूर्व में इनका जो क्षेत्र था वो हमारा गंडकी तक माना जाता है, पश्चिम में हमारा सतलज तक, और कठेर रुहेलखंड में तक हमारा कठेर जो एक रुहेलखंड है यहाँ क्या माना जाता है, दक्षिण तक इनका क्षेत्र फैला था। तो जो एक इनका क्षेत्र था, ठीक है, जहाँ राजधानी कहाँ होती है, जोशीमठ चमोली में होती है। जोशीमठ चमोली से लेके उत्तर में हमारा तिब्बत कैलाश, पश्चिम में हमारा सतलज तक, गंडकी, पूर्व तक कठेर रुहेलखंड तक हमारा ये माना जाता है इनका क्षेत्र क्या होता है, फैला होता है, ठीक है। ये क्या है हमारा अंग्रेज इतिहासकार एटकिंसन के अनुसार है कि अंग्रेज इतिहासकार एटकिंसन ने बताया है कि इनका क्षेत्र क्या है, कहाँ तक हमारा विस्तृत था, ठीक है। तो क्षेत्र इनका जो विस्तृत था चारों दिशाओं में, ये इतिहासकार हमारा किसने बताया है, एटकिंसन ने। और एटकिंसन ने ही इनके बारे में कई सारी जानकारी दी है इस वंश के हमारे विषय में, ठीक है। तो ये इनके सभी परिवार थे। और हमारे जो शंकराचार्य जी होते हैं इन्हीं के टाइम पे हमारे उत्तराखंड में आते हैं और 820 ईस्वी में अपने शरीर का त्याग करते हैं, शरीर का त्याग कर देते हैं। और वो करते हैं कहाँ, केदारनाथ में। अभी आप सभी जानते हैं केदारनाथ में शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण किया गया था 5 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका आ सकता है, क्योंकि केदारनाथ केदारनाथ में और जोशीमठ में जो इनके द्वारा एक कार्य किए जाते हैं, मंदिरों की स्थापना की जाती है। जोशीमठ में एक ज्योतिपीठ की स्थापना करी जाती है इनके द्वारा। तो वो क्या है, हिंदू धर्म के की स्थापना में पुनर्निर्माण के लिए कार्य करते हैं। वहाँ से हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। शंकराचार्य जी से भी रिलेटेड हमारे जितने क्वेश्चंस बनते हैं, तो शंकराचार्य जी द्वारा भी चारों मठों की स्थापना करी जाती है। पूर्व में हमारे जोशीमठ चमोली में, पश्चिम में हमारे श्रृंगेरी में करी जाती है, पूर्व में हमारी गोवर्धनपुरी में की जाती है, और हमारा जो पश्चिम है
पश्चिम में हमारा करी जाती है, पश्चिम में शारदा पीठ की स्थापना की जाती है। तो चारों पीठों की स्थापना की जाती है शंकराचार्य जी द्वारा। यहाँ ज्योतिष पीठ की स्थापना होती है बद्रीनाथ में। इधर पे हमारी गोवर्धन पीठ की स्थापना की जाती है, यहाँ हमारी श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की जाती है, और यहाँ पे हमारी की जाती है शारदा पीठ की स्थापना। तो ये क्या है, हमारे 4 मठ है, ठीक है, 4 मठ है जिनकी स्थापना की जाती है किसके द्वारा, शंकराचार्य जी के द्वारा, जो हमारे उत्तराखंड में आते हैं और इसी राजवंश के समय पर उत्तराखंड में आते हैं और बीच में अपना शरीर का एक त्याग करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने इतनी सारी चीज़ें जानी कार्तिकेयपुर राजवंश के विषय में। आप लोग इसे 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप करके पढ़िए और पॉइंट आउट करके इसके जो पॉइंट बाय पॉइंट आप अपने कोशिश करिए कि आप अपनी कॉपी में ऐसे ही इस तरीके से लिख पाएँ। तो राजधानी इनकी आपको अच्छे से याद रखनी है। राजधानी से रिलेटेड कई बार इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि राजधानी इनकी कहाँ थी। तो जोशीमठ चमोली में इनकी राजधानी होती है कार्तिकेयपुर नामक स्थान पे। कभी कभी ऑप्शन में खाली कार्तिकेयपुर भी आ जाता है, ठीक है, क्योंकि इस बार पीसीएस के क्वेश्चन में इन्हीं की राजधानी से संबंधित आया था। तो आई थिंक याद नहीं है मुझे किस पेपर में था, बट कार्तिकेयपुर हमारा ऑप्शन में था। और बैजनाथ बागेश्वर में दूसरी राजधानी शिफ्ट होती है। राजवंश हमारा कार्तिकेयपुर राजवंश जो होता है 700 से 1030 तक शासन करता है। ये राजवंश का जब अंत होता है तो ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त हमारा हो गया, यहाँ पर कि इस राजवंश का अंत हुआ तो सूर्यास्त हो गया। और कई लोकोपरि कार्य किए जाते हैं इनके द्वारा, ठीक है। इष्ट देवता इनके कार्तिकेय होते हैं। लोक देवता भी जो लोगों के बन जाते हैं वो भी कार्तिकेय होते हैं। शैव धर्म की वो लोग पूजा करते हैं। भाषा इनकी संस्कृत होती है। 3 परिवार के जो वंश की स्थापना होती है वसंत देव के द्वारा, खरपड़ देव वंश, और उसके बाद हमारा एक खरपड़ देव वंश की स्थापना हो रही है, फिर हमारा निम्बर वंश की स्थापना हो रही है, फिर सलोड़ द्वितीय वंश की स्थापना हो रही है। तो 3 परिवारों के 14 राजाओं ने यहाँ पे शासन किया होता है। सभी कुछ इनके विषय में आप लोग पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा पहला ऐतिहासिक राजवंश है इसलिए इंपॉर्टेंट भी है और क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का लेक्चर जरूर बताइएगा। आगे फिर से कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट लेक्चर के साथ और आगे बढ़ेंगे इसका हम। और इसके बाद का जो हमारा एक मध्यकाल का पीरियड आता है, प्राचीन काल हो गया हमारा, तो मध्यकाल में हम चंद व राजवंश से स्टार्ट करेंगे। मध्यकाल में हमारा चंद राजा लोग आते हैं और फिर उसके बाद पवार राजवंश आता है। फिर उसके बाद हम आधुनिक काल की ओर बढ़ेंगे जहाँ पे हमारे गोरखाओं किस प्रकार यहाँ पे आक्रमण करते हैं, कैसे अपना अधिकार करते हैं नेपाल से गोरखा आके, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे आगे के लेक्चर में। तो कंटिन्यू बने रहिए मेरे साथ और आप भी अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए, बाकी लेक्चर सारे देखिए। और आई होप आप लोग इस साल या अगले साल जरूर ही आप एक गवर्नमेंट जॉब पालेंगे। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स और लगे रहिए अपनी तैयारी में। मिलेंगे फिर से एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।